हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। अभी जैसा कि बीपीएससी 70th का नोटिफिकेशन अभी आ चुका है और एग्ज़ाम 30 सितंबर को अनाउंस हुआ है। तो इस बीच हम लोग क्या करते हैं, अभी 2 मंथ का पूरा पूरा समय है अपने पास। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि करेंट अगर जो भी इम्पोर्टेंट है इस पूरे साल का, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं विजन के शॉर्ट नोट्स पे। ये मई महीने का शॉर्ट नोट्स है जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया गया है। बाकी ये बहुत ज़्यादा फैंसी तो नहीं है, लेकिन ये सफिशिएंट है बीपीएससी 70th में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो भी न्यूज़पेपर का जो कटिंग है इस बार जो भी है उसको हम लोग एक और वीडियो बना करके हम लोग डील कर लेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एनसीबीसी। अभी देखिए, एनसीबीसी है, काफ़ी न्यूज में था। एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज। अब इसको एनसीबीसी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया कब, 2018 में, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया और ये 102 नंबर का अमेंडमेंट था जिसको अमेंड करके एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। इससे पहले क्या था, स्टैचुरी बॉडी था। और इसे किसमें इम्प्लिसिट किया गया है, इसको किया गया है आर्टिकल 338 बी में इसको इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, एनसीबीसी चूंकि न्यूज में था तो इससे रिलेटेड जो भी इसका स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ वैल्यू एडिशन कर लेंगे। अगला टॉपिक है वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च किया है। इंडिया का इसमें रैंक कितना है, 159। और टोटल कंट्री, कितना कंट्री ने भाग लिया था इसमें, टोटल 180 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। तो इंडिया का रैंकिंग क्या है, 159 इन वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स। अभी देखिए इससे इसका थीम क्या था, जर्नलिज्म इन द फेज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। टॉप रैंकिंग कंट्री कौन सा है, नॉर्वे 1 नंबर पे, डेनमार्क 2 और स्वीडन 3 नंबर पे। अब देखिए, ये जो रैंकिंग दिया जाता है, ये रैंकिंग 5 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है। 5 इंडिकेटर को ध्यान में रखकर ये प्रेस फ्रीडम का रैंकिंग दिया जाता है, जो कि होता है सोशल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स को देखते हुए ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगला है इंडिया एंड इंडोनेशिया ई स्पोर्ट्स शो। अभी देखिए, इंडोनेशिया ने ई स्पोर्ट्स शो अभी ऑर्गेनाइज किया है और ये कहाँ किया है, ये किया है पुणे में। इसके साथ साथ इंडोनेशिया हमारे साथ, इंडिया के साथ कौन सा एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, वो होता है समुद्र शक्ति। और इसके साथ साथ इंडिया अभी एक पोर्ट डेवलप करने में मदद कर रहा है इंडोनेशिया को। उस पोर्ट का नाम क्या है, सवांग पोर्ट। तो ई स्पोर्ट्स शो अभी कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, पुणे में। किसके द्वारा, तो ये किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड एक आया है अभी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वारंट जारी किया है। अभी देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये हमेशा वारंट जारी करते रहता है कि जो भी इंटरनेशनल पीस में जो भी इन्वॉल्व, इंटरनेशनल पीस को जो भी नुकसान पहुंचाने में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ ये वारंट जारी करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसे अरेस्ट वारंट जारी किया है इससे पहले पुतिन के खिलाफ, और वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर सर्जेई सर्जेई के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया था। अगला टॉपिक है सेकेंड इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन अफ्रीका। अभी देखिए, अफ्रीका को लेकर इंडिया और यूएस में एक पार्टनरशिप हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका के बारे में बात किया जाएगा। और ये कहाँ हुआ है, वाशिंगटन डीसी में। और कौन सा एडिशन था, ये था सेकेंड एडिशन का ये कॉन्फ्रेंस था। अब देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है अभी G20 में शामिल किया गया था इसको कब, 2023 में। जब इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप था G20 का, तब इसको शामिल किया गया था अफ्रीकन यूनियन को G20 में। इसके अलावा अभी वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली मतलब WTSA का जो मीटिंग हुआ है, ये हुआ है इंडिया में। और ये पहली बार इंडिया में है
तो WTSA अभी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल डिप्लोमेसी के बारे में है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरंगटन डिप्लोमेसी। अभी एनिमल डिप्लोमेसी में क्या किया गया है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्या गिफ्ट कर रहा है, तो ये एनिमल गिफ्ट कर रहा है एक कंट्री को दूसरे कंट्री के। ये डिप्लोमेसी किसने अपनाया है, ये मलेशिया के द्वारा अपनाया गया है। तो एनिमल डिप्लोमेसी किसने अभी अपनाया है, मलेशिया ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। सबसे पहले तो जानते हैं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो जारी करता है यह वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलेटेड है किसे, ईज टू डू बिजनेस से भी रिलेटेड है। इंडिया का रैंकिंग लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 है आउट ऑफ 139, और ये रैंकिंग है 2023 का। अभी 2024 का रैंकिंग आया नहीं है, तो जैसे ही इसको आता है यहाँ हम लोग अपडेट कर लेंगे। 2024 का भी रैंकिंग नहीं आया है। तो 39th रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का। ये और ये है कब का, ये 2023 का है। हार्मिस 90। अब हार्मिस 900 क्या है, ये एक ड्रोन है। और ये ड्रोन डेवलप कौन किया है, ये इसराइल ने डेवलप किया है। अभी इंडिया इसको प्रोक्योर कर रहा है कि इसके कितने यूनिट को, तो 10 यूनिट को प्रोक्योर कर रहा है। तो हार्मिस 900 ड्रोन कहाँ से लिया गया है, इसराइल से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। अब देखिए इसके अलावा इंडिया ड्रोन और कहाँ से ले रहा है, इसराइल के अलावा ड्रोन ले रहा है किससे, अमेरिका से, अमेरिका से। और ये कितना यूनिट, 31 यूनिट ड्रोन को अमेरिका से, और 10 यूनिट ड्रोन कहाँ से, इसराइल से लिया जा रहा है। इसराइल वाले ड्रोन का नाम क्या है, हर्मिस 900। अगला है तर्कस एक्सरसाइज। अब देखिए तर्कस एक्सरसाइज क्या होता है, ये एक्सरसाइज यूएस प्लस इंडिया के बीच में किया जाने वाला एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज एनएसजी का है। एनएसजी और स्पेशल फोर्सेज जो है अमेरिका का, ये दोनों मिलकर ये तर्कस एक्सरसाइज करता है। और इसमें टेररिज्म से निपटने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। अगला है कोरल ब्लीचिंग। अब देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या होता है कि डैमेज टू कोरल रीफ, डैमेज टू कोरल रीफ। जो कोरल रीफ है हम लोग जानते हैं, जो 25% जो ओसनिक जीव जंतु है वो डिपेंड करते हैं किस पे, कोरल रीफ्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि कोरल ब्लीचिंग का समस्या देखने को मिल रहा है। तो ये समस्या क्यों होता है, ये होता है टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण। जैसे कि कोरल के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन यह टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा हो गया, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस आ गया इसमें, तो क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होता है। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, कोरल क्या होता है, कलरफुल कलरफुल स्केलेटन होते हैं। अब ये इसका कलर धीरे धीरे जाने लगता है, मतलब कि ये कलरफुल न होने की जगह पर ये वाइट होना स्टार्ट हो जाता है, वाइट कलर में कन्वर्ट होने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोलर ब्लीचिंग। अब देखिए ये हीट वेव्स है, अभी इंपॉर्टेंट न्यूज में था। हीट वेव्स कहाँ आता है, ये ज़्यादातर बिहार यूपी वाले एरिया में आता है हीट वेव्स। ये वार्म, एक तरह का वार्म विंड होता है। इसको का बीपीएससी 69 में हीट वेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था ज्योग्राफी वाले सेक्शन में। तो डिटो यही क्वेश्चन था। अब देखिए समझते हैं कि हीट वेव होता क्या है, कि मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर ±5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लगातार अगर 5 दिन तक 5 डेज के लिए हो गया किसी भी एरिया का, तो उसको हीट वेव में कंसीडर किया जाता है। मान लीजिए कि टेम्परेचर अभी 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर ये बढ़कर +−5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है लगातार, कितने दिन तक, 5 डेज तक, तो इसको हीट वेव में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हीट वेव को बताने के लिए दूसरे कंडीशंस भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया के अलग है, कोस्टल एरिया के लिए अलग है, और माउंटेन वाले एरिया के लिए अलग होता है, जो कि बीपीएससी में पूछा गया था। तो प्लेन एरिया में अगर 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर,
लगातार 2 दिन के लिए रह जाता है तो उसको बोला हीट वेव बोला जा सकता है। और कोस्टल एरिया में यही टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और माउंटेन में यही टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लेन एरिया में कितना 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कोस्टल एरिया में कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लेन एरिया माउंटेन एरिया में कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको किस में काउंट किया जाता है, हीट वेव्स में काउंट किया जाता है। अभी देखिए हीट वेव पूछेगा कि डिजास्टर है कि नहीं, इसको डिजास्टर में इंक्लूड नहीं किया जाता है, नॉट इंक्लूडेड इन डिजास्टर। जबकि इस हीट वेव के कारण बहुत सारी लाइफ्स का लॉस होता है हर साल। जैसे इस बार भी लगभग 50 से ज़्यादा लाइफ का लॉस हुआ है बिहार में हीट वेव्स के कारण। अब इस, अब इसी तरह से मरीन हीट वेव क्या होता है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अप टू थ्रेशोल्ड फॉर कंजिक्यूटिव 5 डेज, वही ±5 डिग्री अगर मरीन सिस्टम में हो गया तो उसको मरीन हीट वेव का नाम दिया जाता है। अगला है नॉर्वेस्टर। अब देखिए इंडिया पहला इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स मॉनसून। और इसका कंट्रोल, इसका कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है, चांदवाली उड़ीसा में। नॉर्वेस्टर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाएं हैं। जैसे कि इस तरफ से जो हवा आएगी या ईस्ट साइड से जो विंड्स आएगी, ये नॉर और ये क्या करता है, ये रेन कॉज करता है कहाँ, इंडिया में। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्वेस्टर्स। और ये क्या करता है, ये प्री मॉनसून का रेन करवाता है इंडिया में। प्री मॉनसून रेन का मतलब क्या हुआ, देखिए मॉनसून कब आता है, जून में। 1 जून को मॉनसून इंडिया में रिलीज इंडिया को स्ट्राइक करता है। इससे 2 महीने पहले मतलब कि मई और अप्रैल में जो भी बारिश होता है, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है प्री मॉनसून। और ये किसके कारण होता है, ये होता है नॉर्वेस्टर विंड्स के कारण। और नॉर्वेस्टर विंड्स के रिसर्च के लिए एक हेडक्वार्टर, रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट को लगाया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चांदवाली उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नॉर्वेस्टर विंड का अलग अलग नाम है हर स्टेट में। जैसे कि काल बैसाखी इसको बोला जाता है वेस्ट बंगाल में। उसी तरह से छिराहा इसको बोला जाता है आसाम में। इसी के साथ इसको बोला जाता है चेरी ब्लॉसम, कहाँ, चेरी ब्लॉसम इसको बोला जाता है कर्नाटक केरल के एरिया में। मैंगो सावर बोला जाता है, मैंगो सावर बोला जाता है इसको केरल कर्नाटक में। अगला न्यूज है हम्बन बोल्ट ग्लेशियर। अब देखिए वेनेजुएला एक कंट्री है, ये कहाँ है, साउथ अमेरिका का कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो इसमें वेनेजुएला है। वेनेजुएला में जो जितना भी ग्लेशियर था वो सारा ग्लेशियर अभी पिघल चुका है, एक्सेप्ट वन ग्लेशियर दैट इज हम्बन बोल्ट ग्लेशियर। तो वेनेजुएला का जो इकलौता ग्लेशियर है उसका नाम क्या है, हम्बन बोल्ट ग्लेशियर। अभी वेनेजुएला वही कंट्री है जहाँ पे एंजल फॉल है। एंजल फॉल कौन सा है, ये हाईएस्ट फॉल ऑफ वर्ल्ड है। और इसका हाइट कितना है, लगभग 947 मीटर प्लस इसका हाइट है। अगला है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, डैक प्लस एस। मतलब कि CO2 के स्टोरेज और कैप्चरिंग के लिए एक प्लांट लगाया गया है। वो लगाया गया है कहाँ, आइसलैंड में। और ये प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा CO2 कैप्चरिंग प्लांट है। अब देखिए एक कर्व होता है किलिंग कर्व। किलिंग कर्व का यूज क्यों होता है, ये CO2 के प्रेजेंस का पता लगाता है। इस कर्व पर दिखाया जाता है कि CO2 कितना अवेलेबल है स्पाइक्स के रूप में। या CO2 के एबिलिटी को दिखाया जाता है। तो कभी भी कीलिंग कर्व के बारे में पूछा जाए तो समझ लीजिए कि ये CO2 के बारे में से रिलेटेड है। सोलर एनर्जी एंड इंडिया।
सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में अभी इंडिया क्या हुआ है, जापान को ओवरटेक कर लिया है। मतलब कि सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन में इंडिया अभी थर्ड रैंक अटेंड कर लिया है। और ये किसको पीछे छोड़ा है, ये छोड़ा है पीछे जापान को। अब बात करें सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रूफ टॉप सोलर प्रोडक्शन कहाँ होता है, गुजरात में। उसके बाद में रूफ टॉप सोलर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में। और इसके अलावा ओवरऑल सोलर प्रोडक्शन का भी बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे आता है और राजस्थान नंबर 2 पे आता है। अब देखिए, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था 2017 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, इंडिया में। और अभी इसके इसके 101 से ज़्यादा मेंबर हैं। पहले तो कम थे लेकिन अभी इसके 101 से ज़्यादा मेंबर हैं। स्पेन इसका 90th मेंबर था, अभी कटाटुम्बो लाइटिंग के बारे में है अगला न्यूज़। तो कटाटुम्बो लाइटिंग क्या होता है कि वेनेजुएला में ये होता है। वेनेजुएला में यहाँ ये कटाटुम्बी एक रिवर के नाम पे इस लाइटिंग का नाम रखा गया है। और ये लाइटिंग थ्रू आउट द ईयर होते रहता है, थ्रू आउट ईयर। थ्रू आउट ईयर लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म का फेनोमेना देखा जाता है। मतलब कि साल के 300 डेज ये लाइटनिंग देखा जा सकता है। और ये कहाँ है, वेनेजुएला में ये लाइटनिंग होता है। कुटुम्बो काटाटुम्बो रिवर के नाम पर इस लाइटनिंग का नाम रखा गया है। अब देखिए, जो कटाटुम्बो रिवर पे एक लेक है, मेरिकाबो लेक। और जो कि लैटिन अमेरिका का, मतलब कि साउथ अमेरिका बेसिकली सबसे बड़ा लेक है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बुलियन एक्सचेंज से रिलेटेड, IIBX से रिलेटेड है। तो अभी IIBX कहाँ स्टेबलाइज किया गया है, तो ये स्टेबलाइज किया है गांधीनगर में। गांधीनगर में इसको स्टेबलाइज किया गया है। और जो इसका पहला मेंबर बना है इंडियन इंडिया बुलियन एक्सचेंज का, वो बना है SBI बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ IIBX। इसको बनाया गया है कहाँ, गांधीनगर में। और ये 2022 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब बुलियन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जो ये एक्सचेंज होता है प्योर गोल्ड से रिलेटेड और सिल्वर से रिलेटेड। गोल्ड एंड सिल्वर एज करेंसी, एज करेंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिप प्राइसिंग। तो हम ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उसमें क्या करता है कि जो एक्चुअल प्राइस होता है वो वो नहीं बताता है, बल्कि आपको एक प्राइस बताया जाता है और कुछ प्राइस हिडन होते हैं। तो इसी को ड्रिप प्राइसिंग कहा गया है। और इसको अभी बैन करने का बात किया जा रहा है कि हर कंपनी को जो ओरिजिनल टोटल प्राइस है, हिडन प्राइस को इंक्लूड करके ही MRP दिखाना होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलप इंडेक्स जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है 2024 में, ये है 39। तो देखिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी रैंकिंग कितना है, 39। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कितना है, 39। अगला है टॉपिक ईशान इनिशिएटिव। अब देखिए, ईशान इनिशिएटिव का बात किया गया है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी टोटल कितने फ्लाई जोन है, अभी कितने ईयर जोन है, फ्लाइंग ईयर जोन, तो 4 फ्लाइंग ईयर जोन है। ये है दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और चेन्नई। अभी इन चारों फ्लाइंग जोन को एक साथ मर्ज करने का बात किया जा रहा है। और उसका हेड क्वार्टर कहाँ बनाने का बात किया जा रहा है, तो वो है नागपुर में। इसी को ईशान इनिशिएटिव बोला गया है। मतलब कि 4 एयर फ्लाइंग एयर जोन को मर्ज करके सिंगल एयर जोन में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसका हेड क्वार्टर बनाया जाएगा नागपुर में। इसको ईशान इनिशिएटिव बोलते हैं। अगला है पोखरण परमाणु परीक्षण से रिलेटेड। तो पोखरण 1 का अभी 50 साल पूरा हो गया है, 50th ईयर ऑफ पोखरण हो गया है। तो पोखरण परीक्षण सबसे पहले कब किया गया था, 1974 में पोखरण 1। और इसमें +24 कर दीजिए, मतलब कि 1998 में
पोखरण 2 को किया गया था। देखिए, पोखरण 1 के 50 ईयर सेलिब्रेशन किया जा रहा है और इसके पोखरण के प्रोजेक्ट का क्या नाम था, स्माइलिंग बुद्धा। तो ये क्वेश्चन अभी हमसे पूछा जा सकता है। पोखरण 1 का जब परीक्षण किया गया तो P5 कंट्रीज के अलावा इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आया था। अब देखिए, इसका विरोध किसने किया था, अमेरिका वगैरह जो भी कंट्री है P5 कंट्रीज ने इसका विरोध किया गया था। तो जब 1998 में पोखरण 2 जब किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कब अपनाया गया था, तो यह है पोखरण 2 के समय अपनाया गया था, न कि पोखरण 1 के समय। देखिए, अगला है स्मार्ट सिस्टम। अब देखिए, टॉर्पीडो लॉन्च के लिए एक स्मार्ट सिस्टम डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा किया गया है। अभी देखिए, ये मीडियम पेलोड टॉर्पीडो सिस्टम है, जिसका पूरा नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम रखा गया है और इस किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें सिर्फ ये देखते हैं हम लोग कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये करता है IMF के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, जो भी ये रिपोर्ट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, तो रिपोर्ट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको जारी करने वाले देश का नाम याद होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है टॉपिक, अरेस्ट अंडर UAPA एक्ट। UAPA एक्ट क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। मान लीजिए कि कोई अगर क्राइम करता है, तो क्राइम करने पे ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत ही डिटेन कर लिया जाएगा या उसको बिना बताए हुए डिटेन कर लिया जाएगा। इसके अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल है, अपना आर्टिकल 22। ये प्रोटेक्ट करता है किसके, ह्यूमन सिविलियन राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं, मतलब कि, तो उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी होता है। ये अपना आर्टिकल 22A में बोला गया है। लेकिन अब इसी को क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक्सटेंशन में क्या बताया गया है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने के अलावा अब ये रिटेन में लिख के देना भी जरूरी है। तो UAPA एक्ट के अंतर्गत अगर आप किसी को अभी अरेस्ट करते हैं, तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताने के साथ साथ रिटेन में भी लिखा होना जरूरी है। अगला है, फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। अगला न्यूज है बाटागे क्रेटर से रिलेटेड। तो बाटागे क्रेटर कहाँ है, ये है रसिया में। रसिया में मतलब कि जो साइबेरिया वाला पोर्शन है, उसमें ये बाटागे क्रेटर है। अब देखिए, इसको क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ अंडरवर्ल्ड बोला जाता है, या डोरवे टू हेल भी इसको बोला जाता है, इस क्रेटर को। ये किस टाइप का क्रेटर है, ये परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। परमाफ्रॉस्ट क्रेटर रहने का मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसा क्रेटर जिसके ऊपर आइस का लेयरिंग है। लेयर मतलब कि आइस के अंदर जो दबा हुआ एक क्रेटर है, जिसका नाम है बाटागे क्रेटर। ये परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है और ये कहाँ है, ये रसिया में। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 3D प्रिंटेड रॉकेट। अब देखिए, 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। अब देखिए, नाम में ही है शॉर्ट, तो ये शॉर्ट रेंज रॉकेट है, जो कि एक 3D प्रिंटेड रॉकेट है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब देखिए, इसमें जो ईंधन उपयोग होता है, मतलब इसमें फ्यूल जो लगता है, वो है सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल का इसमें यूज किया जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का यूज करके इसको फ्यूल दिया जाता है। ये अग्निकुश कॉस्मोस ने इसको डेवलप किया है, लेकिन इसका डेवलप करने में इसका हेल्प किसने किया है, इसरो और इन स्पेस, जो कि एक विंग है इसरो का ही, इन स्पेस, इस डेवलपमेंट में हेल्प किया है। इस रॉकेट को लॉन्च कहाँ से किया गया, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। तो अग्नि बाण जो रॉकेट है, इसको डेवलप किसने किया है, अग्निकुश कॉस्मोस ने। अगला न्यूज है नैनोटेक इन एग्रीकल्चर। अभी देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर में जो भी क्या बनाया जाता था,
फर्टिलाइजर। मतलब बाकी बहुत सारा यूज है नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, लेकिन वन ऑफ द यूज इज मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर। तो अभी तक इफ्को ने यूरिया, नैनो यूरिया बनाया था। अभी क्या बनाया गया है? जिंक को और कॉपर, नैनो कॉपर और नैनो जिंक को बनाया गया है। अब देखिए, जिंक इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स के लिए और कॉपर इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट के लिए, इसको देख लेते हैं। जो अपना जिंक होता है वो स्टेम के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है, और कॉपर जो होता है वो सीड्स और फ्लावर के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो अभी नैनो कॉपर और नैनो जिंक बनाने के लिए परमिट किया है किसने? इफ्को ने। इससे पहले सिर्फ यूरिया बनाया जाता था नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके। टाक 003। अभी देखिए, डेंगू का ये वैक्सीन है जिसका नाम है टाक 003, और इसको बनाया है किसने? एक जापानीज कंपनी है टकीडा। तो टकीडा ने इसे बनाया है, एक डेंगू वैक्सीन को, जिसका नाम रखा गया है टाक 003। देखिए, मार्केट में अभी दो ही डेंगू का वैक्सीन है अवेलेबल। इससे पहले CYD TD भी करके एक वैक्सीन था, जो पहला डेंगू का वैक्सीन था, और दूसरा वैक्सीन है टाक 003। अब डेंगू फैलता किससे है? टाइगर मॉस्क्यूटो या इंडीज एब्लोपिक्टस डेंगू को फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसिस विथ थर्मोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, TTS इसको नाम दिया गया है, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अभी देखिए, इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग अभी जनरली देखा जा रहा है यूथ में या कि वर्ल्ड वाइड। तो ये क्या है? ये साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन है। एस्ट्राजेनिका एस्ट्राजेनिका ने अभी माना है कि डेंगू वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, और इस साइड इफेक्ट का नाम क्या दिया गया है? इसको TTS बोला गया है। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट काउंट कम होता है धीरे धीरे, उसके बाद अलावा क्लॉटिंग होने लगता है। ये अफेक्ट करता है ब्रेन को, लंग्स को, एब्डोमेन को और आर्टरीज को। इसके साथ साथ अगर सिम्टम्स का बात करें, अगर इससे सिम्टम्स, इस बीमारी से क्या होता है TTS में, कि ब्रीदिंग में समस्या होता है, चेस्ट पेन होता है, और चेस्ट पेन एक लॉन्ग चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन और स्वेलिंग इन लेग्स इसके सिम्टम्स हैं। तो ये साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन क्या है? TTS। नालगेरिया फ्लोरी। नालगेरिया फ्लोरी क्या है? एक अमीबा है। ये एक अमीबा है। ये अमीबा कहाँ पाया गया है? ये केरल में पाया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगातार 4-5 दिन ये न्यूज में था, क्योंकि अमीबा फ्लोरी जो फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर या सॉफ्ट वाटर जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें पाया जाने वाला अमीबा का एक टाइप है, जो कि क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन को ये डैमेज कर देता है, ह्यूमन ब्रेन टिश्यू को ये डैमेज कर देता है। नालगेरिया फ्लोरी। ल्यूपेक्स मिशन किसका है? इसरो और जाक्सा का एक कंबाइंड मिशन है, किसके लिए? लूनार एक्सप्लोरेशन के लिए। अभी देखिए, लूनार पोल एक्सप्लोरेशन, साउथ पोल, जिसको डार्क साइड भी बोलते हैं, साउथ पोल एक्सप्लोरेशन। अभी देखिए, ये क्या है? इसरो और जाक्सा का है। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये है जापान की स्पेस एजेंसी। अभी देखिए, इस मिशन में जो लैंडर होगा वो इंडिया का होगा, और जो रोवर होगा वो होगा जापान का। तो इंडिया के अभी इकलौते लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। और इंडिया वाले के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। लेकिन जरूरी नहीं है कि विक्रम लैंडर का ही इस मिशन में यूज किया जाए, लेकिन जो लैंडर यूज होने वाला है वो इंडिया की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा ल्यूपेक्स मिशन में। अभी देखिए, एक और अदर न्यूज देता हूँ। एक है कासा, एक नया स्पेस एजेंसी है। ये किसका स्पेस एजेंसी है?
साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया पहली बार अपना कोई स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है, मतलब कि पिछले साल किया था शायद। इसका अभी सेकेंड एक फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ है। तो साउथ कोरिया के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कासा। ये इम्पोर्टेंट है। हाई एनर्जी प्रोटॉन सोर्सेज, HEPS। अभी देखिए चाइना क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है हाई एनर्जी प्रोटॉन सोर्सेज, जिसको क्या बोला जाता है? सिंक्रोटम बोला जाता है। सिंक्रोटम मतलब कि ये सिंक्रोटम होता है कि इतना ज़्यादा इंटेंस रोशनी क्रिएट करना जो कि सन के रोशनी के इक्विवेलेंट हो। इसी को नाम दिया गया है हिप्स। नाम दिया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अभी इंडिया का एक पहला सिंक्रोटन कौन था? तो ये था इंडस 1। मतलब कि फर्स्ट सन ऑफ आर्टिफिशियल सन ऑफ इंडिया, इंडस 1। ये इंपॉर्टेंट है। भीष्म क्यूब्स। अभी देखिए भीष्म क्यूब्स क्या है। एक मान लीजिए कि एक डब्बा है जो कि हेल्प करता है किसमें? अगला टॉपिक है भीष्मा क्यूब्स। ये इंपॉर्टेंट है अपने पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भीष्मा क्यूब्स क्या है? एक तरह का क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉक्स है जो एयर ड्रॉप किया जा सकता है। एयर ड्रॉप किया जा सकता है। मान लीजिए कहीं डिजास्टर वगैरह हुआ तो उस समय मेडिकल सपोर्ट के लिए इस क्यूब को मेडिकल सपोर्ट के लिए इस क्यूब को बनाया गया है, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट इसमें रहेंगे। अब देखिए भीष्म क्यूब का पहला जो ट्रायल हुआ है, ये ट्रायल कहाँ हुआ है? आगरा में। ये हुआ है आगरा में। 200 भीष्मा क्यूब्स बनाया गया है और इस भीष्म क्यूब का पूरा नाम क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मित्र। भीष्मा क्यूब्स मतलब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मित्र। गोल्डन एक नया एलिमेंट बनाया गया है जो कि 100 नैनोमीटर क्यूब है, मतलब ये नैनो नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और ये क्या है? एक 1 एटम थिक गोल्ड प्लेट है जिसका नाम रखा गया है गोल्डन। अब इसमें क्या किया जाता है कि रि- दो कार्बाइड एटम्स के बीच में एक गोल्ड एटम को रिप्लेस किया जाता है। और ये रिप्लेसमेंट किसको करता है? ये सिलिकॉन को रिप्लेस करता है। और ये क्या है? ये कार्बाइड एटम है। तो दो कार्बाइड एटम के बीच में एक बड़े सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके गोल्ड एटम से जिस प्लेट का निर्माण किया गया उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन बोलते हैं। और इसका ये थिकनेस कितना है? 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर। तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक तो रिप्लेस किसको किया जाता है गोल्ड से? तो सिलिकॉन को रिप्लेस किया जाता है। और साथ साथ जो सैंडविच किसके बीच में किया जाता है? तो कार्बाइड के बीच में सैंडविच किया जाता है। अगला है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब देखिए नेफ्रॉन कहने का मतलब हुआ कि ये किडनी से रिलेटेड होगा, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है कि अभी केरला में पाया गया कि जो फेस क्रीम होता है, फेस क्रीम यूज करने से किडनी डैमेज हो रहा है और कैंसर होने का चांसेस बढ़ जा रहा है। इसी को नाम दिया गया है क्या? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। इसके अलावा हाइपो एब्लुमिनिया क्या होता है? देखिए एब्लूमेन का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन। और हाइपो मतलब कम, मतलब प्रोटीन के कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपो एब्लूमेनिया। उस तरह से प्रोटीन्यूरिया मतलब कि हाई लेवल ऑफ प्रोटीन को क्या बोलेंगे? प्रोटोन्यूरिया। एडिमा क्या होता है? बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर स्वेलिंग होगा तो उसको एडिमा बोला जाता है। उस तरह से हाइपर लाइपिडेमिया। अभी देखिए लाइपिन का बात किया जा रहा है, मतलब कि लिपिड का बात किया जा रहा है। लिपिड मतलब फैट का, फैट मतलब क्या? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बात किया जा रहा है। तो हाइपर लाइपिडेमिया मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब तो क्या होता है? ज्यादा। मतलब कि बॉडी में अगर ज्यादा फैट या ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के को किस बीमारी का नाम दिया गया है? इसको हाइपर लाइपिडेमिया बोला जाता है।
यूनेस्को MOW प्रोग्राम। अब देखिए यूनेस्को MOW प्रोग्राम में क्या किया गया है, भारत के 3 मैन्युस्क्रिप्ट को अभी जगह दिया गया है। यूनेस्को MOW प्रोग्राम में दुनिया भर के मैन्युस्क्रिप्ट को, जो भी इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है उसको किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। तो इसमें भारत से इस बार रामचरितमानस को लिया गया है, इसके अलावा पंचतंत्र को लिया गया है और सहारदेव को लिया गया है। अब देखिए सहारदेव को लिखा कौन था, लोकन्ना ने लिखा था। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा गया था, जो 7 खंड में है और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी लिखा गया था। उसी तरह से पंचतंत्र विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया एक फिक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज है, फिक्शन नहीं है, शॉर्ट स्टोरीज उसको बोलेंगे, फेबल्स है। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड किसको दिया गया है, अभी रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया है और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही आदमी को दिया जाता है। डेटा मेथड ऑफ सीड प्रिजर्वेशन। अभी देखिए डेटा मेथड ऑफ सीड प्रिजर्वेशन किसके द्वारा यूज किया जाता है, ये मूरिया ट्राइब के द्वारा इस मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं उसको पत्तों में पैक करके उसको संरक्षित किया जाता है और ये किया जाता है मूरिया ट्राइब के द्वारा। मूरिया रिवेलियन कब हुआ था, 1876 में मूरिया रिवेलियन बस्तर के आसपास में हुआ था। अगला न्यूज रिलेटेड है लुसाई ट्राइब से रिलेटेड न्यूज है, जो कि लुसाई ट्राइब कहाँ का है, मिजोरम का एक ट्राइब है। और लुसाई माउंटेन भी कहाँ है, मिजोरम में है। तो इसी लुसाई ट्राइब के नाम पर लुसाई माउंटेन का नाम रखा गया है। तो देखिए मिजोरम में क्या हुआ है, एक नया पैरासिटिक प्लांट डिस्कवर हुआ है जिसका नाम एक ट्राइब के नाम पर, मतलब लुसाई ट्राइब के नाम पर रखा गया है। और इस प्लांट का क्या नाम है, थीरोस्पर्नम लुसाइरम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, PM किसान स्कीम। सो फ्रेंड्स ये था मई महीने का विजन 365 करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे BPSC क्वेस्ट सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जनवरी से लेकर जब तक मतलब कि अगस्त तक का विजन 365 का कवर कर लेंगे। अगर इस कवरेज में कोई चेंजेस आप सजेस्ट करते हैं तो उसको भी किया जाएगा। और ये जो टॉपिक टॉपिक प्रोवाइड करवाया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वही प्रोवाइड करवाया गया है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इसमें अपना वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आपको PDF और बाकी अपडेट्स मिलते रहेंगे।